अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इतरत ज़हरा और आज आप हमें उसी प्रोग्राम में देख रहे हैं जिस प्रोग्राम को आप हर हफ्ते इसी टाइम पर देखते हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और इसमें हम आपकी रहनुमाई करते हैं ऐसे तमाम मसाइल पर जो कि आपके किसी न किसी रिश्ते से बिलोंग करते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी हम आपकी मदद करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मदद करेंगे और आपको सही मदद का तरीका सिखाएंगे। इस प्रोग्राम का मौजू ही ये है आज कि इसमें हम बात करेंगे कि मदद का हसूल क्या होता है, मदद की जेन्युइननेस क्या होती है और हकीकी मदद किसे कहते हैं। और इस मौजू पर मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे हमारे माहिर नफ्सियात जाफ़र अली साहब, जो कि NLP में भी महारत रखते हैं और इसके अलावा ये एडिक्शन साइकाट्री के शोबे में भी काम करते हैं और बिलाशुबा एक नहायत ही शानदार विलिंग बेस्ड प्रोफेशनल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, आज के प्रोग्राम के मौजू पर आप थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे कि ये किस हवाले से हम मदद देना चाह रहे हैं। जैसा कि हम प्रोग्राम कम्युनिकेशन पे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के हवाले से, और कम्युनिकेशन में एक कॉन्सेप्ट है वैलिडेशन, उसके हवाले से हम नाज़रीन की हेल्प करती हैं। उस हवाले से हम प्रोग्राम ये कंडक्ट करते हैं कि इफ़ेक्टिव या इन्फ्लुएंस वाली कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है। तो उसी रेफरेंस में होप सो आज भी कोई आपने बहुत अच्छा सा टॉपिक इसके रेफरेंस में बनाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे भी आपकी माहिराना राय लूँगी और मैं भी उसमें अपनी मुख्तसर सी नॉलेज जो है उसका इनपुट ज़रूर दूँगी। पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि अमूमन हमारे साथ ये होता है कि हमारे सामने इस दुनिया में बेशुमार प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखे जाते हैं और बहुत सारी मसाइल होते हैं। हम जिस तरफ नज़र करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो कि सलूशन जिसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ कहाँ तक है, अब किस किस प्रॉब्लम को सलूशन देना हमारा काम है, इस बारे में आप थोड़ी सी हमारी रहनुमाई फरमाएं। इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि हम पहले ये जान लें कि हमारी ज़िम्मेदारी है कहाँ कहाँ पे हमने अपना रोल प्ले करना है और कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी ऐसी जगहें होती हैं जिनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे अपना रोल प्ले नहीं करना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करनी वहाँ पे। जो वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है या पर्सनल लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है जिससे ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो जाती है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करने से, उस कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल में है कि लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स। बिल्कुल, ज़िम्मेदारी जिसकी है, जहाँ से ताल्लुक़ रखती है, आप उसे वहीं पे रहने दें। आप उनकी मदद ज़रूर करें लेकिन उस ज़िम्मेदारी की मदद इस तरह से करें कि वो आपके ज़िम्मे ना आन पड़े। वो जिसकी ज़िम्मेदारी है वही करें लेकिन पीछे से बैक एंड से सपोर्ट हम करते जाएं, हम एक ताउन अपना फराहम करते जाएं ताकि दूसरे बंदे को अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेहतर या आसान तरीके से निभाने में आसानी हो, लेकिन वो ज़िम्मेदारी टोटल हमारे ज़िम्मे पे आन ना पड़े। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे अगर राह चलते आपसे कोई हेल्प लेता है और वो कहता है कि ये मेरा थोड़ा सा बोझ है, ये हेल्प कर दीजिए, मेरे सर तक पहुंचा दीजिए। तो जब हम उस बोझ को उठाते हैं तो हम हेल्प कर रहे होते हैं कि वो उनके सर तक पहुंच जाए, ना कि उस बोझ को हम अपने कंधों तक या आने देते हैं। उस बोझ को उनके घर तक तो नहीं उनके साथ उठवाने में मदद कर सकते। इतनी मदद तो आप कर सकते हैं कि आप उनके सर तक उठवा दें, मगर ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं चाहती हूँ थोड़ी सी हम सिचुएशंस की बात करें ताकि हमारे नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा शार्प हों। देखिए, माशरे में जैसे ही हम निकलते हैं, हम सड़क पे जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें इनअप्रोप्रिएट होती हैं जो कि अप टू मार्क नहीं होती, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती, लेकिन तमाम तर चीज़ों की ज़िम्मेदारी आखिर हमारी तो नहीं होती। हमारे करने का क्या काम होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस हद तक हम उठा सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि हम सब की मोटिवेशन का जो लेवल है वो सेम होता है और मोटिवेशन काफ़ी लिमिटेड सी होती है हमारे पास, और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी एक ख़ास लिमिट में होते हैं। अब हम किस हद तक अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया की तमाम तर चीज़ों की ज़िम्मेदारी हम उठाएं और उन तमाम तर ज़िम्मेदारियों को हम ऐसे तरीके से सर अंजाम भी दे सकें, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं
वो लिमिटेड हैं। सर जाफ़र क्या कहेंगे आप इस बारे में, रिसोर्सेज की लिमिटेशंस की? बिल्कुल, असल में हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है, जैसे किसी भी काम को करने के हवाले से हमारी प्रोग्रामिंग होती है, थॉट्स हमारे चल रहे होते हैं, हमारे स्कीमास डेवलप हुए होते हैं। अगर हम इंसानों को ओवरऑल देखें, कलेक्टिव कॉन्शियस जो हमारा है, यानी कि एक मजमूई तौर पे जो हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला और इंसानों को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, वो हमें कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन देता है कि इंसान जब यूनिवर्सल है, इंसान सोशल एनिमल है, तो इंसान बड़ा पावरफुल है। पावरफुल इंसान वही होता है जो सबके काम कर देता है, पावरफुल इंसान वही होता है जो सारे काम कर देता है। आप देखते हैं कि जो सुपर ह्यूमन है उनका कॉन्सेप्ट भी ये दिखाया गया है कि वो कभी टार्जन की फॉर्म में होते हैं, कभी वो सुपरमैन की फॉर्म में होते हैं, कभी वो, अब ये एक फैंटेसी की दुनिया है जहाँ पे इंसान जाके रहता है और इंसान सोचता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके की जा सकती हैं और हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इस बात में शक भी कोई नहीं है, इंसान बहुत पावरफुल है। इस यूनिवर्स में जितनी भी क्रिएशंस हैं, इंसान बेस्ट क्रिएशन है, अशरफुल मखलूक़ात है। जितनी इंसान के पास माइंड पावर है और अपनी अकल से, नॉलेज से उसने इस यूनिवर्स में रहने वाली सारी ही जो क्रिएशंस हैं उन पे हावी रहा और उन पे कंट्रोल रखा। खुदा ने भी कहा कि इंसान मेरा नाइब है, खुदा का नाइब खलीफा है इंसान। और तख्लीक़ आदम का मकसद भी सिर्फ यही है कि वो तस्ख़ीर कायनात करे, या खुदा ने अपनी जब मार्फत चाहिए या वो ये चाहता था कि मुझे पहचान लिया जाए, तो फिर ही उसने इंसान जैसी मखलूक को तख्लीक़ किया ताकि इंसान अपने विज़डम पावर से पहचान डेवलप कर सके कि कौन है जिसने इस कायनात को तश्कील दिया। लेकिन बात वहीं पर है कि हम ये, आपको कहने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटाइज़ कर लें, बल्कि कहने का मकसद ये है कि आप पहचानें अपनी उस पावर को जो बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ की जा सकती है। क्योंकि अगर हम अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी पावर को हम बहुत सारे हिस्सों में बांट देते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर हमारे करने का काम भी नहीं होता, तो फिर हम किसी एक चीज़ में अपना बेस्ट इनपुट नहीं दे पा रहे होते। अब बात यह है कि इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम होने के बावजूद इंसान फिर भी महदूद है। बिल्कुल वैसे ही है। इंसान खुदा नहीं है। खुदा और इंसान में यही फ़र्क है कि खुदा कुन फाया कुन इस चीज़ पे है और इंसान के वसाइल हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में उसने काम करना होता है और उसमें बार बार जगह जगह पे रुकावटें आ रही होती हैं। फिर कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, उनको लेके चलना होता है, इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इंसान के वसाइल महदूद होते हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, लाजमी नहीं कि हम सारी की सारी फिल फॉर अपनी ओन पे ठीक कर दें। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम कर सकते हैं और बहुत से काम हम नहीं कर सकते। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपने आप को कंफ्यूज कर बैठते हैं कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हाँ, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम जहाँ पे जाके हम महदूद हो जाते हैं, वो करने की महारतें हमारे पास नहीं होती, वो काम करने की वुसअत हमारे पास नहीं होती, हमारे पास अहलियत नहीं होती। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं जाफर साहब आपको रोक के एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी जो आपकी इस गुफ्तगू को मज़ीद क्लैरिफाई करेगा कि जैसे आपने बात की कि बहुत सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या हमारे दायरे इख्तियार से बाहर की होती हैं या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब हम फ़र्क कैसे तलाश करें, कैसे हमें पता चलेगा कि किन चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमें उठा लेनी चाहिए या किन चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमें नहीं लेनी चाहिए। मतलब ये फ़र्क तलाश करने का भी तो कोई पैमाना होगा, कोई कसौटी होगी। बिल्कुल। अब मैं जैसे बात कर रहा था कि कुछ काम ऐसे होते हैं। पहली बात तो इसमें ये कि हम काम को देख के या रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये काम हमारे करने का है और नहीं या नहीं करने का। दूसरी बात ये कि जब भी कोई हम काम करने की तरफ जाते हैं तो हम पहले ये तयन कर लें कि अगर हम इस काम को करेंगे तो किस हद तक करेंगे, काम करना है या नहीं करना, पहली बात। उसके बाद अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये हमारे करने का काम है, तो किस हद तक हमारे वसाइल हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई दोस्त आपके पास आता है जो आपसे ये कहता है कि मेरे पास इस वक्त करंटली कोई पनाहगाह नहीं है, मैं आपके घर पे कुछ देर के लिए स्टे करना चाहता हूँ, तो आप उसे वेलकम करेंगे क्योंकि वो आपका दोस्त है। मगर वही कि किस हद तक की बात अगर की जाए तो आप उसे कितने दिन, कितने साल,
कितनी सदियां अपने घर पे रख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक सोचने की बात है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो फिल फौरन में पहचान करना होती है कि ये हम कर ही नहीं सकते। जैसे अगर आप रोड एक्सीडेंट हो गया है, आप रोड पे जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया है, आप देखते हैं किसी की टांग बाजू टूट गया, तो आप फिल फौरन उसे नहीं जोड़ सकते, आपके वसाइल ऐसे नहीं है। किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, आप उसे वापस नहीं ला सकते। किसी का बिजनेस टूट गया दोस्त का, आपके वसाइल नहीं है, तो आप उसे फिल फौरन खड़ा नहीं कर सकते अपने बिजनेस में। तो हमें मान लेना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें करने में अभी तक हम इंसान महदूद हैं, हम उन्हें नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे काम हैं कि वो हम चाहते हुए भी नहीं करते। वैलिडेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि वो चाहते हुए हमें नहीं करने चाहिए, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे जाके हम दूसरों के काम कर तो देते हैं लेकिन हम उनको नाअहल कर देते हैं, हम उनको मफलूज कर देते हैं। जैसे बहुत ही बड़ी और बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है कि माएँ अपने बच्चों का होमवर्क करती हैं, जो कि वो कर भी सकती हैं, जो कि वो करना भी चाह रही होती हैं और फिर वो करती भी हैं। लेकिन यहाँ पर नुकसान वो किसका करती हैं कि जहाँ बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को वो एनहांस नहीं होने देती। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन की तरफ आते हैं या हम ऐसे कामों में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की तरफ आते हैं कि हम इन्हें पहचान सकें कि हम ये काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, तो एक बड़ा आसान सा फार्मूला है। उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम नहीं कर सकते, ये हमारी वसअत में है या हमारी वसअत में नहीं है, जिसे सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। आप अपनी लाइफ में 2 दायरे लगाएं, एक के ऊपर लिखें सर्कल ऑफ कंट्रोल और एक के ऊपर लिखें सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंट्रोल में आप वो सारे काम लिखें जो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप सुबह जल्दी जाग सकते हैं, जैसे आप वॉक कर सकते हैं, जैसे आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे आप अच्छी बात कर सकते हैं, जैसे आप बुक पढ़ सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क आप चंक्स में डिवाइड करके कर सकते हैं। सारे वो काम लिखें जो सर्कल ऑफ कंट्रोल में, जिन्हें आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और जिन्हें आप कर सकते हैं। दूसरे सर्कल में एक लिस्ट बनाएं आप सर्कल ऑफ नो कंट्रोल, यानी कि ऐसे कामों की जिन्हें आप आसानी से नहीं कर सकते। जैसे अगर बारिश हो रही है तो आप बारिश नहीं रुकवा सकते, अगर सड़क टूटी फूटी है तो आप वो सड़क बेहतर नहीं कर सकते, अगर मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है तो आप लोड शेडिंग के टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। आप मुल्क की लोड शेडिंग बंद नहीं कर सकते, आप महंगाई को चीज़ों को एकदम से सस्ता नहीं कर सकते, लेकिन अपने फाइनेंशियल बजट को उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ऐसे काम जो हम नहीं कर सकते, उनमें भी कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसे काम में जाने की तरफ हम हमेशा एक जो आप कंफ्यूजन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। अपने आप को मैनेज करने की बजाय, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेने की बजाय कि मैं अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करूं, हम लोड शेडिंग खत्म करने की तरफ चल निकलते हैं। जहाँ पर मजीद हम अपने आप को डिस्ट्रेस में डालते हैं या हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, जिसमें हम कुछ इस किस्म के कंटेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं जिससे कि हमारी मोटिवेशन पावर जो है वो मज़ीद ख़राब हो रही होती है या डाउन पे जा रही होती है और हमें इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं हो रहा होता। सो यहाँ पर सल्यूशन ओरिएंटेड होना हमारे लिए बहुत बेहतर है कि बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड हों, हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते रहें, बल्कि हमें हल तलाश करना चाहिए, सल्यूशन तलाश करना चाहिए कि फिर इसमें हमारे हिस्से का काम क्या है। बिल्कुल, इसमें आप अपनी ओपिनियन का खुल के इजहार कर सकते हैं। जैसे लोड शेडिंग हो रही है तो आप पब्लिक ओपिनियन मांगी जाती है तो आप दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हम मुश्किल में से गुजर रहे हैं, जो भी सोशल तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन पहला काम ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी पहले है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले किए जाने वाले काम पहले करें। पहले आप अपने आप को मैनेज करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। दूसरा जो प्रिंसिपल है, किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से या उसे अपने ज़िम्मा लगाने से और करने से, वो ये है कि हमेशा बिगिन विद एंड इन माइंड, यानी कि पहले से सोचें कि इस काम का नतीजा क्या निकलेगा। अगर हम इस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा, तो अब फिल फॉर हमें इस बात का तयन हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। यानी कि हम ऐसा काम करना शुरू कर देंगे जो हमारे ज़िम्मेदारी में है ही नहीं है और हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देंगे, तो दूसरे एंड पे बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो रहना शुरू हो जाएंगे और एंड में नतीजा ये निकलेगा कि हमारे बेसिक बुनियादी काम रह गए और इस काम का नतीजा भी कोई अजीबोगरीब निकला, हमारे पास स्किल्स भी नहीं थी करने की, हम वो करने की तरफ निकले और फिर वो काम हुआ भी नहीं है। बड़ी तो अच्छी मेरे ज़हन में एक मिसाल आ रही है, जैसे अमूमन जब हम रोड पे से यहाँ पर ड्राइव करके आते हैं
तो मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैं रोड पे देखती हूँ जिनके ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी पुअर हैं, उनकी रिस्क असेसमेंट बहुत वीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसे जो हैं वो उनसे बाल बाल बचा जाता है। तो वहाँ पर बड़ा दिल चाहता है कि लोगों के ये जो स्किल्स हैं इनको डेवलप किया जाए या लोगों को लर्निंग कराई जाए। लेकिन अगर मैं या जाफ़र साहब या हम में से कोई जो इस काम को ना जानते हैं, ना इस काम को करने की सलाहियतें रखते हैं, ना स्किल्स हैं हमारे पास, और अगर हम रोड पे लोगों को ये स्किल्स डेवलप करने के लिए कोशिशें शुरू कर दें, तो फिर जो हमारा करने का काम है फिर उस काम का क्या होगा, क्योंकि एनर्जी और रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है ना। तो अगर हम उनको उन कामों में लगाएं जो काम हम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम किसी ऐसे काम का ज़िम्मा उठा लें, या जैसे यहाँ से आते हुए जो रोड है, अगर वो रोड बम्पी है, रोड ब्रोकन है, और हम उस रोड को बनाने के लिए अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं बात अपनी कन्वे करना चाह रही हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर हमें अपने उस दायरा कार के अंदर अंदर फिक्स करनी चाहिए जो काम या जो स्किल्स हमारे पास मौजूद हैं। या जैसे मैं अपने कपड़े खुद से नहीं सी सकती, या मैं अपने लिए जूता खुद से नहीं बना सकती, फिर जिसका काम है फिर उसको ही करने के लिए कहा जाए, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि फिर हम मल्टीटास्कर बन जाएं। बिल्कुल, और मल्टीटास्कर हम एक लिमिट से ज़्यादा हो भी नहीं सकते। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि हम पहले भी प्रोग्राम्स में डिस्कस करते आए हैं कि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो पहले आप जिम्मेदार बनना सीखते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की हम जिम्मेदारी लेते हैं फिर वो काम हमें करने भी आने चाहिए। जैसे आप अपनी सर्जरी नहीं कर सकते, आप और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फील्ड्स में आप महारत ले सकते हैं और वो काम हम इंसान ज़िंदगी में करते हैं और बड़े ऐसे तरीके से ट्रेनिंग के बाद हम करते रहते हैं, लेकिन सारे काम और सब के लिए हम नहीं कर सकते। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम में इतनी पावर आ जाए या हमें इतनी डिज़ायर हो कि हम सब के लिए सब काम करना शुरू कर दें, तो ये इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, उनकी शनाख्त करना, जो आपके और जहाँ तक आपके करने के काम हैं उन्हें सिर्फ वहाँ तक करना, और जो दूसरों के करने के काम हैं उन्हें खामखा अपनी ज़िंदगी में ना लेके आना। ज़िंदगी में एक हम ये भी कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, जिनमें शायद मैं भी शामिल हूँ, कि हम खामखा ज़िंदगी में पंगे लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पंगे लेने से मुराद मेरी ये है कि हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जो हमें करने ही नहीं आते, और उल्टे वो हमारे ही ज़िम्मे आन पड़ते हैं, और फिर हम खुद ही मुशक्क़त में, मुश्किल में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमें ऐसे कामों को नहीं छेड़ना चाहिए, या तो ऐसे काम छेड़ने से पहले हमें महारत ले लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए कैसे करने हैं, या फिर हमें ऐसे कामों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं मदद पे वापस आती हूँ। जब मदद की हम बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से मेरे जहन में ये बात आई जो आप डिस्कस कर रहे थे, कि अमूमन हमारे साथ ऐसे होता है कि हमसे कोई मदद मांग भी नहीं रहा होता, और हमारे अंदर का जो मददगार इंसान है वो तड़पता हुआ इस ज़रूरत को महसूस कर लेता है कि मुझे फिर मदद देनी ही देनी है। मिसाल के तौर पे ऐसा मेरे साथ अमूमन होता है कि मैं मदद नहीं चाह रही होती, मैं सिर्फ इतना चाह रही होती हूँ कि कोई मेरा कथारसिस सुन ले, कोई मेरी बात को समझ जाए या मेरी मुश्किलात का अंदाज़ा लगाए। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता कि कोई मेरी मदद ही करना शुरू कर दे। जैसे अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जब वो अपनी वर्क प्लेस की मजबूरियों को और मुश्किलात को अपने किसी दोस्त के साथ जाके शेयर करते हैं, तो फिर आगे से वो दोस्त क्या करता है? वो आगे से, मेरे ख्याल में तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि वो आगे से मशवरा देना शुरू कर देगा। वो कहते हैं कि आप जॉब से रिज़ाइन कर दें, वो कहते हैं कि इतनी मुश्किल जॉब है तो फिर जान छुड़ाओ उस जॉब से, ख़त्म करो। तो ये तो कोई सलूशन नहीं है ना, कि अगर आपको, या अमूमन हमारे यहाँ देखा गया है कि जो लड़कियां अपने ससुराल से मैके जाती हैं, जब वो जाके बताती हैं कि ससुराल में ज़िंदगी बड़ी तंग है, बड़ी मुश्किल है, तो उनको उनकी सहेलियां भी इसी किस्म के मशवरे देती हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से डाइवोर्स रेशो बढ़ती भी जा रही है कि फिल फॉर ये मशवरा दिया जाता है कि आप इस तरह से करें या इस तरह से करें, बजाय इसकी कि अगर वो वैलिडेशन वाली और अपनी जिम्मेदारी को समझने की और दूसरे को उसका काम करने देने की परमिशन हम दे दें, बिल्कुल, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम आज आप लोगों की रहनुमाई भी करना चाह रहे हैं कि मदद, फिर पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस हद तक आप मदद किसी को दे सकते हैं,
और यहाँ पर इस तमाम गुफ्तगू में से जो एक नुक्ता निकल रहा है, जो महवर निकल रहा है, वो ये है कि जेन्युइन हेल्प क्या है। जब आप किसी को मदद देना ही चाहते हैं तो फिर हकीकी मदद या सच्ची मदद आखिर है क्या। सो जाफ़र साहब, आपको क्या लगता है कि जेन्युइन हेल्प किसे कहते हैं हम? अच्छा, बहुत अच्छा शानदार सवाल है आपको। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि हेल्प जो है वो एक फितरती जज्बा है। मदद करना एक फितरती जज्बा, हम इसे डिनाई भी नहीं कर सकते कि हम दूसरे बंदों की हेल्प नहीं करते। हेल्प ज़रूर करते हैं। एक हेल्दी हेल्प होती है, एक अनहेल्दी हेल्प होती है। एक ऐसी मदद होती है जो आप मदद देते हैं और दूसरा बंदा इस काबिल हो जाता है कि वो काम को ऐसा तरीके से इंजॉय भी करता है और दोबारा भी कर पाता है। एक मदद ऐसी होती है कि हम कर तो देते हैं किसी की, लेकिन उसे अपाहज बना देते हैं और उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं। बिल्कुल। अब इसके पीछे जो ड्राइव होती है वो ये होती है कि हम दो चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं इस ड्राइव में, पावर और डिज़ायर को। अब ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। डिज़ायर ये है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, सेंस ऑफ होप टू हेल्प, सेंस ऑफ फीलिंग टू हेल्प समवन, कि आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं। तो हमारी डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। हमारी डिज़ायर ये भी हो सकती है कि हम कुछ और तरीके से एक्ट करना शुरू कर दें। हमारी डिज़ायर ये भी हो सकती है कि हवा में उड़ना शुरू कर दें। हमारी डिज़ायर ये भी हो सकती है कि हम जा कर लोगों के सारे काम फिक्स कर दें। हाँ, तो अगर आपकी डिज़ायर है तो डिज़ायर की हद तक बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है पावर। अब देखना ये है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी और एबिलिटी भी है कि हम वो काम कर सकें। हम ज़्यादातर अपनी लाइफ को डिज़ायर से ऑपरेट करते रहते हैं और जो हमारे पास रियल में जेन्युइन वे में पावर होती है हम उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। समटाइम हम अपनी पावर को भी ओवर एस्टिमेट भी कर जाते हैं। हमें लगता है कि हम कर देंगे, फिर वही बात कि मदद करने जाते हैं और जाके देखते हैं कि वो मसला और ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। ठीक है, तो पावर और डिज़ायर में फ़र्क वाज़ा करना। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हेल्दी हेल्प और अनहेल्दी हेल्प। हेल्दी हेल्प की आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे एक बच्चे को खाना नहीं खाना आ रहा तो उसकी मदर उसे हेल्प कर रही है। मदर इस तरह से हेल्प कर रही है कि वो उसके सामने खाना रखती है, उसके बाद स्पून पकड़ती है और अपने हाथ से पकड़ के उसे सपोर्ट कर रही है और खाना खिला रही है उसे। इट इज़ हेल्प। होगा क्या कि एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा खुद ब खुद खाना शुरू कर देगा या सीख लेगा। अब ये उसकी हेल्प है। सेम सिचुएशन में एक और मदर है, एक और माँ है, वो बच्चे को खाना नहीं खिला रही, वो उसके हाथ बच्चे के बिल्कुल स्ट्रेट रखे हुए हैं, आगे उसने कोई कपड़ा बांधा हुआ और बच्चे को खाना खिला रही है। बच्चा जब भी वो स्पून या कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है तो डांट के फ़ौरन से नीचे कर देती है और बच्चे को खाना खिला देती है। अब मदर की बड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से खाना खिला रही है, बच्चा पेट भर के खाना खा रहा है। और ये बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि 20-25 साल के भी हो जाती हैं। हाँ, और माएँ उसी तरह से उनको खाना खिला रही होती हैं और बच्चे बड़े मज़े से आईपैड, सेलफोन या टेलीविज़न एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर मदर खाना खिलाते खिलाते नवाला आगे करती हैं और वो साइड में एक बड़ा सा मुंह खोलते हैं, मदर उसमें नवाला इंस्टॉल कर देती हैं और फिर वो काम करना शुरू कर देती हैं। सिर्फ ये एनेबल और अनहेल्दी है। खाना ही नहीं शामिल है बल्कि बहुत सारे ऐसे मामूलात जो हैं रोज़मर्रा के रूटीन के जो माएँ स्टार्ट करती हैं और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बीवियों को ट्रांसफ़र की जाती हैं कि जैसे बालों का बनाना या और इस किस्म के काम जो कि लोग जो हैं वो माँ से शुरू होता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बीवियों को दी जा रही होती है। सो यहाँ पर जो बात आपने की है इसको हम अगर इनेबलिंग से एंटाइटल कर दें कि मदद की एक फॉर्म जो कि अनहेल्दी होती है उसे हम इनेबलिंग भी कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे जो इर्द गिर्द के अफराद हैं वो हमारी इनेबलिंग करते नज़र आ रहे होते हैं। हमारी छोटी से छोटी चीज़ों में वो हमें हमारी हद से ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं जितनी मदद हमें दरकार भी नहीं होती। और यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ज़रूर बताना चाहूँगी कि माँ बाप का किरदार बच्चों की ज़िंदगी में इतना होता है कि वो तमाम तर एबिलिटीज़ को डेवलप करवा जाएं, वो लेगेसी ट्रांसफ़र कर जाएं और जो काम वो खुद कर रहे हैं उन कामों की ट्रेनिंग वो अपने बच्चे को दे जाएं। सो ये तो एक हेल्दी कैरेक्टर है पेरेंट्स का। लेकिन अगर माँ बाप उनके बिहाफ पे उनकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठा लेते हैं तो फिर वो बच्चे को उस तरीके से ग्रो नहीं करवा सकते, बच्चे की उस तरह से अपब्रिंगिंग नहीं होगी जिस तरह से एक स्टैंडर्ड है।
क्योंकि एक हम इंसानों में जज्बा हमदर्दी बहुत ज़्यादा होता है जो कि पॉजिटिव है, हेल्दी है, लेकिन जब वो अपनी एक लिमिट से ज़्यादा आगे जाता है तो वो अनहेल्दी हो जाता है। हमें लगता है कि हमें अपने दोस्तों को, हमें अपने अजीज़ों को, अगर उनकी मुश्किलात में, मुशक्क़तों में पड़े हुए हैं तो उनको पूछना तो दूर, उनको बताए भी ना और उनको पता भी ना चले कि हम उनकी मदद कर दें, और उनको बिल्कुल यही एहसास हो कि पता नहीं कैसे कोई गायबी तरीके से आ गई। और हमें लगता है कि यही वो बेहतर तरीका है एक अच्छा दोस्त होने का या एक अच्छा रिश्तेदार होने का। अगर हम पूछ के करेंगे तो शायद वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। तो जब हम ऐसी मदद करना शुरू कर देते हैं तो असल में हम उनको एक आदत डाल रहे होते हैं, हम उनको मफलूज कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी में जब भी मुश्किलात आएंगी, ज़िंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं आपको बताए बिना, मैं आपके पूछे बिना आपके लिए चीज़ें फ़िक्स कर दूंगा, सेट कर दूंगा। यानी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें ऑटोमेटिकली फ़िक्स हो जाएंगी। सो ये जो कॉन्सेप्ट हम दूसरों को देते हैं ये बड़ा ही ख़तरनाक है, उनकी ज़िंदगी में उनकी एफ़र्ट्स को ये ब्रेक कर देता है। यहाँ पर मुझे हिस्ट्री से एक छोटा सा रेफरेंस याद आता है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँ। एक मैंने हिस्ट्री की बुक में एक कहानी पढ़ी थी, एक वाक़या पढ़ा था कि हमारे नबी पाक एक मरतबा अपने सहाबियों के साथ बैठे हुए थे ग्रुप में, और वहाँ पर एक भीख मांगने के लिए एक शख्स आया जिसने ये आवाज़ बुलंद की कि मैं 3 रोज़ का भूखा हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे खाना जो है वो आप लोग प्लीज़ दें। इस किस्म के बैगर्स हमारी ज़िंदगी में भी हम भी देखते हैं, लेकिन अब स्ट्रैटेजी क्या यूज़ की गई, ये मैं बड़ी शानदार स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता था कि उस शख्स को 1 टाइम का या 2 टाइम का खाना खिला दिया जाता, लेकिन ये उसकी ऐसी मदद थी जो मदद उसके काम नहीं आ सकती थी, यानी उस मदद पे उसका आसरा ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। तो उसको ये कहा गया कि आपके पास जितनी चीज़ें हैं वो आप चीज़ें यहाँ पर ले आएँ, हम उन चीज़ों की नीलामी करेंगे और उससे जो इनकम जनरेट होगी उससे हम आपको, फिर आप उससे एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कीजिएगा। और ऐसा ही हुआ, वहाँ पर उसने कुल अपनी कायनात जो कि एक कंबल और एक कशकोल था उसकी ऑक्शन की, और उसको 2 दिरहम जो हैं उसके एवज़ मिले, जिसमें कि उसे ये बताया गया कि 1 दिरहम में आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी यानी खाने का इंतज़ाम अपने लिए करें, और दूसरे दिरहम में आप अपने लिए कुछ खजूरें ख़रीदें और उन्हें जाके बाज़ार में बेचें, यानी ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी करें। और नाज़रीन बड़ी अजीब बात है कि ठीक 1 साल बाद उसी महफ़िल में वो शख्स दोबारा से सलाम करने हाज़िर हुआ, और इस मरतबा उसका स्टेटस एक फ़कीर का नहीं था बल्कि एक खुरमों के बहुत बड़े ताजिर का था। मैं आपका ध्यान सिर्फ उसी तरफ लेके जाना चाहती हूँ कि जेन्युइन हेल्प फिर किसे कहते हैं। जेन्युइन हेल्प ये नहीं है कि आप किसी को एक वक्त का खाना खिला दें या आप उसकी कोई इतनी मदद करें जितनी की मदद आपके लिमिटेड रिसोर्सेज में आप उसकी कर सकें, बल्कि फिर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से डिज़ाइन करें, इस तरह से चैनलाइज करें कि आप दूसरे शख्स को एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर सकें कि वो अपने लिए बज़ाते ख़ुद काफ़ी हो, यानी आप उसकी ट्रेनिंग ऐसी कर दें कि वो अपनी मदद आप कर सके और अपने लिए ज़िंदगी के मौक़े ख़ुद पैदा कर सके। जाफ़र साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, जेन्युइन हेल्प यही है, असल जो मदद है वो यही है कि आप दूसरे बंदे को इस तरह से सपोर्ट करें कि वो इस अहल हो जाए। एनेबलिंग के पॉजिटिव मीनिंग्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव इसके मीनिंग्स ये लिए जाते हैं कि एम्पावर करना, लेकिन जब हेल्प के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया जाता है तो हेल्प के कॉन्सेप्ट में ये बात आती है कि आप दूसरे बंदे को ना अहल कर रहे हैं, आप उसे डिपेंडेंट कर रहे हैं, आप उसे अपने ऊपर लेके आ रहे हैं, आप को डिपेंडेंट कर रहे हैं किसी बंदे को, और आप ज़िंदगी में उसे ये नहीं सिखा रहे कि ज़िंदगी की मुश्किलात का कैसा सामना करें और अपनी इस प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें, बजाय इसके कि आप उसे एक पैरालाइज पर्सन बना रहे हैं, एक पैरासाइट डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी शानदार इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है और हम ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, मगर एक पैगाम जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सलूशन दरकार है या हमारी इस डिस्कशन में आप भी शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए लिख के भेज सकते हैं अपने सवालात, जिन्हें हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे।
कोई भी ऐसी चीज़ जो इस हवाले से आप जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वालिदैन जब अपने बच्चों को कन्फ्रंट करते हैं किसी भी बुरे काम या नेगेटिव या बैड बिहेवियर की तरफ, तो डिफ़िकल्टी ये आती है कि आमतौर पे बच्चे ये समझते हैं कि वो बुरे हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम का सत्यानाश हो जाता है। और यूजुअली जो उम्र होती है 10 ऑनवर्ड टिल 30 या टिल 20, ये एज जो है स्पेसिफ़िकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों की पर्सनैलिटी शेपिंग के हवाले से। वैसे तो सारी शुरू से उम्र कहते हैं कि 7 साल तक बड़ी इम्पोर्टेंट उम्र है, लेकिन जब अर्ली एडोलेसेंस और उसके बाद अर्ली एडल्टहुड में जब बच्चों की पर्सनैलिटी शेप अप ज़्यादा स्ट्रक्चरली हो रही होती है, जब वो इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं, उस वक्त अगर उन्हें ये लगे कि मैं बुरा हूँ और मेरे काम अगर में कोई है तो वो बुरा नहीं है, तो देन उनकी पर्सनैलिटी पे ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालेगी। जब कोई मरीज़ होता है किसी भी क्रोनिक डिसऑर्डर के अंदर, क्रोनिक डिसऑर्डर से मेरी मुराद है कोई ऐसी बीमारी जो कि लाइफ लॉन्ग होती है, जैसे ड्रग एडिक्शन है, जैसे अल्कोहलिज्म है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, तो हमें लगता है कि सिर्फ एक ही फ़र्द इफ़ेक्ट करता है उस डिज़ीज़ से डायरेक्टली। लेकिन जब हम शेडो ऑफ इलनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो मरीज़ जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है वो तो इफ़ेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली भी अफेक्ट कर रही होती है। सही। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी उन फैमिलीज़ का जो कि ड्रग एडिक्शन जैसे मसले से नहीं निपट रही, बल्कि कोई और मसाइल उनकी ज़िंदगी में हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हैं। जैसे कोई पैरालाइज्ड पेशेंट घर पे है अगर, तो उनकी ज़िंदगियों में भी वही मसाइल आते हैं जो कि किसी ऐसी फैमिली को भुगतना पड़ते हैं जिनके घर में कोई प्यारा नशे का मरीज़ होता है। सही। कैसे कुछ ट्रिगर्स, कुछ लाइफ इवेंट्स, कुछ स्ट्रेसेस मूड और मिजाज में ख़राबी और बीमार रवैयों के पैदा होने का ज़रिया बन सकते हैं, इसमें कुछ हमें प्लीज़ आप बताइए। जी, मूड डिसऑर्डर्स, और अगर हम ख़ास तौर पे बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो ये एक इसको ट्रिगर डिज़ीज़ भी कहा जाता है कि ये बेसिकली है तो ये जेनेटिक डिज़ीज़, और लेकिन ट्रिगर होती है कई दफ़ा होती तो जीन्स में है, लेकिन किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से या एक्सटर्नल इवेंट की वजह से ट्रिगर हो जाती है। और एक दफ़ा अगर ये बीमारी हो जाती है तो कई दफ़ा मैनेजमेंट के दौरान भी अगर कोई एक्सटर्नल लेवल पे या इंटरनल लेवल्स पे ऐसे ट्रिगर्स अगर का सामना मरीज़ को हो तो फिर से रीलैप्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं इस बीमारी में। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि मदद का जो हकीकी तरीक़ाकार है वो क्या होगा और इनेबलिंग किसे कहते हैं। सो मैं जाफ़र साहब आपसे चाहती हूँ कि दोबारा से हमारे नाजरीन को बताएं कि इनेबलिंग के पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं और इनेबलिंग के नेगेटिव फैक्टर्स तो हम जिक्र कर ही रहे हैं। अच्छा, मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव का पहले आपने सवाल पूछा। बिल्कुल। जब एनेबलिंग की बात करते हैं तो डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं तो इसका एम्पावरमेंट के हवाले से आता है। जब हम एनेबल करते हैं तो हमें लग रहा है हम किसी बंदे को अहल कर रहे हैं, कोई काम करने के काबिल कर रहे हैं। लेकिन जब सोशल साइंसेज में एनेबलिंग की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे बंदे को अपाहज कर रहे हैं। बिल्कुल। हम उनके हिस्से के काम कर रहे हैं। और जो कोई भी अगर किसी का नेगेटिव बिहेवियर है, रवैया है, गुस्सा आने का है, या कोई किसी की एडिक्शन है, तो मज़े सारे वो ले रहा है और जो दुख हैं वो सारे जो एनेबल करने वाला बंदा है वो बर्दाश्त कर रहा है। बिल्कुल। अब एनेबलिंग और हेल्प करने की कॉन्सेप्ट को मैं मज़ीद वाज़ेह करता हूँ। यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ पेरेंटिंग के हवाले से, बड़ी जानदार। ठीक है, बिल्कुल। ये मेटाफोरिकल स्टोरी है। मेटाफोरिकल स्टोरी मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल रखने वाली। किसी जंगल में दो शेर रहते होते हैं और अपनी फैमिली के साथ, और दोनों का एक एक बच्चा होता है। अब शेरों में ये ट्रेंड होता है कि यूजुअली जो लाइन्स होते हैं मेल वो निकल जाते हैं, जो फीमेल्स होती हैं बच्चों की परवरिश करती रहती हैं। अब दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करती होती हैं और दोनों माएँ अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रही होती हैं।
अब एक जो मदर होती है वो अपने बच्चे को बड़े लाड प्यार से ट्रेनिंग करती है, इस तरह से ट्रेनिंग करती है कि वो हमेशा उसे बिठाए रखती है, उसके लिए शिकार करके लेके आती है, उसे जो एक अपना घोंसला होता है जहाँ पे एक रहरे होते हैं उसे बाहर नहीं जाने देती, यानी अपनी डेन से बाहर नहीं निकलने देती। बिल्कुल, और वो वहीं पे रहता है और वहीं पे ऐश करता रहता है, ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और साथ में थोड़े से फासले पे एक और मदर होती है और वहाँ पे जो उसका बच्चा होता है वो जब वॉक करना शुरू करता है तो उसकी मदर जब शिकार करके लेके आती है तो वो उससे बाहर ला के रखती है। वो उससे होता है कि वो वहाँ पे जाए और वहाँ पे जाके खाए उसे, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके लिए चीज़ें मुश्किल बनाती जाती हैं और उसे ज़िंदगी की जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनका सामना करना सिखाती जाती है। लेकिन वो भी बड़ी शफ़क़त भरी माँ होती है, कोई भी अगर मुश्किल आती है तो फ़ौरन बच्चे की मदद को पहुँचती है और प्रॉपर तरीके से केयर कर रही होती है। अब जो एक एंड पे माँ बेटा होते हैं वो हमेशा दूसरे बच्चे को जब भी देखते हैं ताने मारते हैं कि आपकी माँ आपसे बड़ी मुशक्क़त करवाती है, बड़ी मुसीबत में मुब्तला किए रखती है, बहुत सारे आपसे काम करवाती हैं, जो काम बड़ी आसानी से वो आपके लिए कर सकती हैं वो यहाँ पे लाके आपको खाना नहीं देती, वो बाहर रख देती हैं, आपको शिकार के लिए ले जाती हैं, आप शाम में थक भी जाते हैं। अब वो फिज़िकल टास्क करता है, वो थोड़ा सा मस्कुलर होता है, उसकी ग्रोथ फिजिकली उस तरह से स्ट्रॉन्ग हुई होती है, लेकिन फैट वगैरह नहीं होती तो देखने में दुबला पतला लगता है। लेकिन वो जो बैठ के खाता रहता है वो काफ़ी मोटा हुआ होता है, काफ़ी फैट उसने स्टोर की होती है और हमेशा टीज़ करता रहता है। अब वो बच्चा जिनको मदर एक टफ लव वाली ट्रेनिंग दे रही होती हैं तो वो हमेशा अपनी मदर से कभी नाराज़ भी होता है, कभी ये कहता है कि वो सारी चीज़ें बच्चे को मिल रही हैं, तो जैसे सिबलिंग रिवैलरी कंपैरिजन भी डेवलप बिल्कुल करता है। तो वो मुझे भी मिल रही होती हैं, लेकिन वो मदर हमेशा शफकत किसे आंसर करती हैं कि मैं चाह रही हूँ कि आप इस काबिल हो जाओ कि जल्द से जल्द ज़िंदगी की जो महारतें बुनियादी वो सीखें और वो इंजॉय करते रहें। वो जो दूसरे वाली कोडिपेंडेंट मदर होती है, इनेबल करने वाली होती है, वो भी बारहा अपनी वो जो सहेली होती है उसे ताने देती रहती हैं कि आप अपने बच्चे पे इतनी सख्तियाँ नहीं करें, आप बड़े लाड प्यार से पालें। और आप खैर सिलसिला चलता रहता है। बच्चे बड़े होते हैं, जब थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो छोटे छोटे शिकार करना उनको सिखा देती हैं, जैसे रैबिट या कोई और जो चीज़ें इर्द गिर्द हैं आप उन्हें पकड़ लें, मार लें, खा लें, वो मतलब बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर लें। और जो दूसरे एंड पे होते हैं वो मोटे ताज़े वो अपने वहीं पे बैठे इंजॉय करते रहते हैं। अब साथ में एक नदी होती है, वहाँ वो रह रहे होते हैं। जंगल में ज़्यादातर जानवर वहीं रहते हैं जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी करीब तरीन होती है। बिल्कुल। अब वो दोनों माएँ एक दिन सोचती हैं कि हम कहीं दूर चलते हैं और जो इर्द गिर्द का शिकार है वो खाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, हम कहीं दूर से शिकार करके लेके आते हैं जो थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट है। ठीक है। तो वो नदी को क्रॉस करती हैं, दूसरी साइड पे निकल जाती हैं और दूसरी साइड पे वो फिरते फिरते दूर निकल जाती हैं और देखती हैं कि एकदम से वहाँ पे बादल आ जाते हैं गहरे और बारिश होना शुरू हो जाती है। अब दोनों को बड़ी फिक्र लाहक हो जाती है कि अब ये क्या होगा। पहाड़ों में जब जंगलों में बारिश होती है तो बारिश एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वो नदी में पानी भरना शुरू हो जाता है। नदी की तगयानी इतनी ज़्यादा और तेज़ हो जाती है कि उसे क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक। अब दोनों माएँ उस साइड पे उस एंड पे फंसी हुई हैं और बच्चे इस एंड पे हैं। अब दोनों माओं के लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि अब वो किस तरह से चीज़ों को लेके चलें, मतलब इस मुश्किल से निकलें और उस तरफ पहुँचें। लेकिन बारिश का सिलसिला दिनों तक मुहित हो जाता है, 2-3 दिन तक बारिश हो जाती है और वो तगयानी बढ़ती रहती है। जब वो नॉर्मल होते होते तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका होता है। 1 हफ़्ते के बाद जब पानी इस काबिल होता है कि उस नदी को क्रॉस किया जा सके तो दोनों माएँ नदी क्रॉस करती हैं और वापस आती हैं अपने बच्चों की तरफ। वो देखती हैं कि दूर एक पहाड़ी पे खड़ा हुआ वो जो एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बच्चा होता है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है, वो खड़ा अपनी माँ की तरफ भागता भागता आता है, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं पहुँच पाता। अब वो मदर अपनी जब वहाँ तक मस्कन तक पहुँचती हैं, घर तक पहुँचती हैं, तो वो देखती हैं कि वो जो मोटा ताज़ा बच्चा होता है उसकी डेथ हो चुकी होती है। अब वो जो दूसरे बच्चे से पूछती हैं कि वो कैसे हुआ, उन्होंने बताया कि जब तेज़ बारिश थी, मौसम की शिद्दत थी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद हम दोनों को शदीद भूख लगी, तो जब मैं बाहर निकला मैंने देखा और भी बहुत सारे मेरी तरह के कमज़ोर लागत से जानवर छोटे छोटे फिर रहे थे, तो मैंने उन्हें मार मार के खाना शुरू कर दिया। लेकिन वो उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो निकल के यहाँ तक आता और कोई छोटा मोटा अपने लिए शिकार करता या खा लेता। अब अगर हम इसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन की तरफ जाएं देखें तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं
एक एंड पे तो वो सोच रहे होते हैं कि हमारे बच्चे कुछ सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं और ज़िंदगी में सारी चीज़ें उनको उनके बेड पे ही प्रोवाइड करनी चाहिए। बिल्कुल। और वो उसे भी एक मदद कह रहे होते हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग में, परवरिश में एक ऐसी मदद कर रहे होते हैं कि जो उन्हें एनेबल कर रही होती है, जो ज़िंदगी में महारतें सीखने की तरफ उन्हें नहीं लेके जा रही होती, वो जो उन्हें एनेबल कर रही होती है। तो ये बच्चे जब सोसाइटी में बाहर निकलते हैं तो कदम कदम पे इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये एनेबलिंग है। दूसरी साइड पे जो मदद कर रही हैं, बच्चे को सिखा रही हैं, वो ज़रूरी है यहाँ पर नाजरीन, बड़ा ज़रूरी है इस बात को समझना कि आपके बच्चे की उम्र क्या है, तो फिर उसकी किस हद तक सलाहियतें जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, यानी वो क्या क्या काम अपने लिए ख़ुद कर सकता है, जो कि आप खामखा उसके लिए करते चले जा रहे हैं। जैसे मैं बड़ी हैरान होती हूँ आजकल, चूँकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बड़ा दौर है, और आप अगर 1 से 1.5 साल या 2 साल के बच्चे को अगर आप कोई एंड्रॉयड दे देते हैं, कोई टैबलेट या स्मार्टफोन दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसे ऑपरेट करने में कोई डिफ़िकल्टी आती है। बिल्कुल। लेकिन यानी वो अपने हाथों का बड़ा प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा होता है मोबाइल फ़ोन पर, उसकी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम हैं, अपने लिए ख़ुद से खाना खाना है, निवाला बनाना है, तो हमें ऐसे लगता है कि ये शायद अभी बहुत छोटा है और इस किस्म के काम वो शायद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हम अपनी एवेल्यूएशन को इतना शार्प करें कि हमें ये पता चले कि फिर इसके मसल्स या इसके हाथ किस हद तक किसी काम को परफॉर्म करने के काबिल हो चुके हैं, तो फिर वो काम इसे करना ही चाहिए। बिल्कुल। पेरेंट्स की रहनुमाई के लिए मैं और यहाँ पे बताता चलूँ कि बच्चों की एज के मुताबिक एक स्केल मिल जाता है जिसमें एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स लिखे होते हैं। अगर आपके बच्चे की इतनी एज हो गई है तो उसे ये काम करने आने चाहिए। बिल्कुल। अगर वो बच्चा उस एज तक वो काम नहीं परफॉर्म कर रहा और उसे नहीं करने आने, तो फिर भी परेशानी की बात नहीं है। उसके साथ ही हेल्प करने के तरीके लिखे होते हैं कि आप अपने बच्चे को ये टास्क इतनी एज तक इस तरह से सिखा सकते हैं, और बड़ा डिटेल में लिखा होता है। तो अपने बच्चों की ट्रेनिंग में हमेशा इनेबलिंग और हेल्प के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते रहना चाहिए। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना चाहिए, पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स, लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो बड़े बच्चे हैं, हमारे इमोशंस बार बार इसमें आ रहे होंगे, हमें लग रहा होगा कि शायद ये मुश्किल टास्क दे रहे हैं, तो हमेशा याद रखें ये मुश्किल टास्क उन मुश्किल टास्क से मुश्किल नहीं है जो रियल लाइफ में आपके बच्चे को फेस करना पड़ेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो पेरेंट्स की एनेबलिंग जगह जगह हमें नजर आती है। बिल्कुल। कॉलेज में एडमिशन के वक्त हम देखते हैं कि बहुत पेरेंट्स धूप में खड़े बच्चों के फॉर्म फिल कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, और बच्चे गाड़ी में एसी लगा के वहाँ पे बैठे इंतजार कर रहे हैं। बैंक में फीस सबमिट करवानी है तो पेरेंट्स लाइन में खड़े हैं, बच्चे वहाँ पे खड़े हैं। तो ये वो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों को आने चाहिए, और ये बहुत छोटे 2 साल 1 साल के बच्चों से लेके टीन एज तक और अडल्ट एज तक ये बिहेवियर्स हैं जो आ जाने चाहिए। और बार बार, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, और अगर हम ट्रेनिंग बचपन में नहीं ले पाए, हम एनेबलिंग के या कोई पैम्परिंग स्टाइल से ग्रो हुए हैं, तो उसके बाद हमें अपनी लाइफ में रीचेक के लिए एक देख लेना चाहिए कि इस एज तक कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो मुझे इंडिपेंडेंटली करने आने चाहिए, वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकता तो अब मैं कैसे सीख सकता हूँ। अगर मैं टीनेजर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, अब अगर मैं अडल्ट हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। और जब आप ये चीज़ देख लेते हैं कि मुझे ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं क्योंकि मुझे मेरे टास्क परफॉर्म नहीं करने दिए गए, तो आप ये अहद कर लें अपने साथ कि जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके सामने बच्चे हैं, कल को आप अगर पेरेंट्स होते हैं, छोटे बहन भाई हैं, तो आप उनके काम उनको करने सिखाएं, आप उनकी हेल्प करें उन्हें सीखने में, बजाय इसके कि उनको एनेबल नहीं करें, उनको अपाहज नहीं करें, मफलूज नहीं करें कि आप उनके काम करते जाएं। बिल्कुल, बल्कि उनको एम्पावर्ड करें। इनेबल के बजाय अगर आप उनको एम्पावर्ड करते चलें, यानी उनकी उस सलाहियतों को निखारते चलें कि वो अपनी मदद खुद कर सकें, तो इससे मेरा ख्याल है इससे बेहतर काम आप उनकी ज़िंदगी में कोई कर ही नहीं सकते। इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती कि आप उनको इतना एम्पावर्ड कर दें कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़ुद अच्छे तरीके से गुजारने के अहल बन जाए। अगर कोई काम आप किसी के लिए मेरे ख्याल में सबसे अच्छा कर सकते हैं तो आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना सिखा सकते हैं कि ये आपके टास्क हैं, आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप इन्हें इन तरीक़ों से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिखाने का प्रोसेस लाइफ में होना चाहिए, एनेबलिंग का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। होप सो कि
बिल्कुल काफ़ी हाँ, वाज़ेह हो गया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा हमारे नाज़रीन ने। इसके अलावा मैं यहाँ पर फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या आप किसी बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं या अगर किसी पॉइंट पे आप चाहते हैं कि मज़ीद डिस्कस किया जाए, तो आप ऐसे पॉइंट को कमेंट में क्वेश्चन के सूरत में लिख भेजिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और इसके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते और कोई सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें इनबॉक्स में भी अपने सवालात भेज सकते हैं, हम अगले प्रोग्राम में इनका जवाब ज़रूर देंगे। इसी के साथ नाजरीन मैं चाहूँगी कि आपसे इजाज़त ली जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हो चुका है, लिहाजा इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।